हेलो दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है चैप्टर 3 का जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है उसको जो होता है हम इस वीडियो में जो होता है कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि ये चैप्टर जो होता है इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ही इसके हेडिंग से ही पता चलता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री जो होता है 1 होता है, तो उसको जो होता है हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसमें जो होता है वो कोई भी, जैसे कि उसका पावर स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, क्यूब फॉर्मेट में नहीं रहेगा, सिंपल लीनियर। जैसे कि अगर वन वेरिएबल में बात करें तो वन वेरिएबल में जब आप देखे होंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 2x प्लस का 3। यहाँ पर जो होता है ना ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में। बट यहाँ पर हमको कितने वेरिएबल में चेक करना है, तो दो वेरिएबल में। यानी कहने का मतलब कि हमें इक्वेशन में जो होता है दो वेरिएबल दिखेगा। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये x और y यहाँ पर दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल से जो होता है ये फर्स्ट इक्वेशन बना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी कि जो इक्वेशन को अगर वेरिएबल अगर दो है तो इक्वेशन भी हमें दो चाहिए होगा, तभी जो होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन दो चाहिए इसका मतलब क्या होता है कि जो वो पेयर में प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब अब जो पहले जो दिखता था वो वन वेरिएबल में था, जैसे कि एक्स के फॉर्मेट में या कोई भी वाई कुछ भी फॉर्मेट में था, लेकिन एक वेरिएबल रहता था कोई भी इक्वेशन में। लेकिन अब जो होगा इक्वेशन में इस टाइप से वेरिएबल दिखेगा, दो वेरिएबल दिखेगा। एक एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी जो होता है अल्फा भी सकता है, लेकिन दो वेरिएबल जो होता है वो दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये गिवन इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है। अब ये a1 b1 और c1 क्या है, तो ये a1 b1 और c1 जो होता है ना ये कांस्टेंट है। जो a1 है, b1 है और जो c1 जो है ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है। इसके बाद क्या होता है कि अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इसका मतलब हमें इक्वेशन भी दो चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन होगा, तो यहाँ पर a2x हो गया प्लस b2y हो गया प्लस c2 हो गया। यहाँ पर क्या है a2 जो होता है ये भी कांस्टेंट है। ये x कोफिशिएंट के पीछे वाला जो a2 है ना ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर कहने का मतलब इसमें कोई सा भी नंबर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, रैंडम 2 3 जो होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो कुछ भी फॉर्मेट में जो होता है यहाँ पर ही हो सकता है ये नंबर। तो ये जो होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर यहाँ पर देख सकते हैं सभी का पावर किस फॉर्मेट में, लीनियर के फॉर्मेट में। कहीं जो होता है वो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या है पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होता है ये सभी में 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल दो दिख रहा है और डिग्री 1 है। इसका मतलब हो गया ये हमारा लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल में। और ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों जो था इक्वेशन किस में प्रेजेंट है, एक इक्वेशन ये हो गया दूसरा इक्वेशन ये हो गया, यानी क्या होता है एक और दो, तो दो का क्या होता है जोड़ा होता है, इसीलिए हम कहते हैं क्या ये पेयर में प्रेजेंट है। अब इसके बाद आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है, तो सबसे पहला बात करते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है। जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का वो किसको कहते हैं, a system of two unknown is said to be consistent if it has at least one solution। कहने का मतलब कि कंसिस्टेंट कहते हैं कि ऐसा सिस्टम होगा जिसमें जो भी इक्वेशन दिया होगा उसका जो होता है ना कम से कम, यहाँ पर इक्वेशन कैसा होगा टू वेरिएबल्स में होगा, तो जो भी इक्वेशन दिया होगा उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा। एक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक रूट्स तो होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो आपका इक्वेशन कैसा है। इसमें क्या कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसमें कम से कम एक सोल्यूशन तो निकलेगा ही। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन तो निकलेगा।
तो उसी चीज को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल में दिया हुआ है, आप उसको अगर सॉल्व करते हैं, तो अगर उसका वैल्यू आता है, जैसे कि x का कुछ वैल्यू आएगा, y का कुछ वैल्यू आएगा, अब वो वैल्यू क्या आता है कि उसके पास तो कम से कम तो सोल्यूशन आ रहा है ना, तो वहां पर हम कहते हैं उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन आएगा और उससे ज्यादा भी सोल्यूशन आ सकता है। अब अगर बात करते हैं इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि जो ऐसा सिस्टम दो अननोन का मतलब होता है कि जैसे कि एक्स वाई कोई भी दो क्वांटिटी अननोन दी हुई है, अगर उसको हम कंसिस्टेंट मतलब यहाँ इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब उसके पास जो होता है एक भी सोल्यूशन नहीं। एक भी सोल्यूशन का मतलब कि अगर उसको सॉल्व करते हैं तो कोई भी ना एक्स का वैल्यू ना वाई का वैल्यू कोई भी जो होता है सोल्यूशन नहीं आए, उस केस में हम कहते हैं क्या है कि वो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर ये अगर सोचा जाए, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि x प्लस का y इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। अगर यहाँ पर ही हम किसी भी मेथड से, जैसे आने वाले टाइम्स में हम पढ़े से कि ग्राफिकल मेथड्स कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। अगर मान लेते हैं कि इसको किसी भी मेथड से अगर सॉल्व किया जाए, अगर कोई भी वैल्यू ऐसा जो होता है जो लिया जाए जिसमें क्या होता है कि इसका कोई अप्रोप्रिएट जो होता है एक्स वाई का वैल्यू उससे पता नहीं चलता है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन का जो होता है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक्स वाई का जो होता है कोई वैल्यू हमको ऐसा मालूम नहीं है जिससे हम इसको बता सके कि इसका कोई सोल्यूशन आएगा। तो इस ये दोनों जो होता है इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ पर जो होता है वो, अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे कि इसको अगर फर्स्ट मान लेते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, इक्वल्स टू 6 आ जाता है। और ये जो दूसरा इक्वेशन है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, 2x प्लस का 2y। यहाँ से अगर सॉल्व भी करेंगे तो कोई ऐसा एक वैल्यू नहीं आएगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करता हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो होता है नो सोल्यूशन देगा। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसको हम सॉल्व कैसे कैसे करते हैं, तो उसको 3 मेथड होता है सॉल्व करने का, जिसमें से पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ से पता लगाएंगे इसके पास कितना जो होता है वो सोल्यूशन होगा। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो होता है हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से भी जो होता है हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बाय एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व होता है। अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अब दोनों को ग्राफिकल मेथड में कैसे पता लगाएंगे कि इसके पास कितना सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए सिंपली क्या होता है, कॉफिशिएंट पर ध्यान देना होता है। कॉफिशिएंट किसका, एक्स वाई, और जो कांस्टेंट होता है उस पर भी। तो जैसे कि एक्स का कॉफिशिएंट अगर a1 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है, b1 है, और c जो होता है वो कांस्टेंट है, और x जो होता है x का यहाँ पर इस केस में x का कॉफिशिएंट a2 है और y का कॉफिशिएंट b2 है, और यहाँ पर c2 जो होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है, जो इसका जो पीछे का कॉफिशिएंट है a1 अपॉन में जो a1 है और a2 है, इसको अपॉन में लिख देंगे a1 अपॉन में a2। यहाँ से a1 अपॉन में a2 लिख दिए। और ये अगर ये b1, ये जो कॉफिशिएंट है b1 और b2, अगर ये कॉफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है तो उस टाइम में कहते हैं कि ये जो इक्वेशन मतलब ये जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, और जो दो लाइन जो कट करेगा, ये जो दो लाइन इसका जो बनेगा, मान लेते हैं इसको जब हम ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे तो उस टाइम में जो ये दो लाइन बनेगा, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये सेकंड वाला लाइन, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट इस फॉर्मेट में होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कब होता है, जब दो लाइन एक पॉइंट पर कट करे तो इंटरसेक्ट कहते हैं। तो वहां पर अगर कोई भी चीज अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके पास कम से कम एक ही पॉइंट होगा ऐसा जिस पर वो इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पर केवल और केवल एक ही जो होता है उसका सोल्यूशन आएगा, यानी यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लेते हैं, अब होता है कि इंसिडेंट लाइन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक लाइन को उसके ऊपर एक और लाइन दे दिया जाए तो उस केस में क्या होता है कि ये लाइन का प्रत्येक बिंदु दूसरे लाइन पर भी जो होता है प्रेजेंट है,
यानी क्या होता है, अगर फर्स्ट वाला लाइन को अगर चेक करें, जैसे कि मान लेते ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, अगर इस लाइन को इस पे डालेंगे तो क्या होगा, ये हर पॉइंट पर इसके टच करेगा, यानी ये जब इस पर लाई करेगा तो इसके हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी टच होगा, इस पॉइंट पर भी टच होगा, तो इसके पास बहुत सारा सोल्यूशन आएगा। तो बहुत सारा सोल्यूशन आने की वजह से इसमें क्या होता है कि मैनी सोल्यूशन जो होता है ये देता है, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में दिखेगा, तो इसका जो A1 होगा और जो A2 होगा, अपॉन में कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है, इसमें बस ध्यान रखना है जो x1 जो x का कोफिशिएंट A1 है और जो नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन है x का कोफिशिएंट A2 है, बस उसको अपॉन में डाल देना है। बस ध्यान रखना है कि जिस फर्स्ट इक्वेशन में हम A1 का जैसे लिए हैं वैसे हमको B1 का भी लेना होगा। ऐसा नहीं कि A1 इसका लिए है और बाद में जो होता है सेकेंड बार यूज करेंगे तो B2 ऊपर कर देंगे B1, ऐसा नहीं। मतलब जैसे अगर इक्वेशन है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन में A1 ऊपर है तो इसको ही हम ऊपर रखेंगे, तो उस केस में B1 को भी ऊपर रखना हो। यहाँ पे जैसे कि B1 ऊपर रखा गया और B2 नीचे रखा गया, और यहाँ से क्या हो गया, C1 और C2 जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये लाइन कैसा आता है, तो कोइंसिडेंट लाइन आता है। कहने का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। अब वो जो दूसरा लाइन जो रखा जाएगा पहले लाइन के ऊपर, तो उसका हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक पॉइंट मान लेते हैं कि हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, हर एक पॉइंट, तो इसके पास बहुत सारा जो होता है वो सोल्यूशन होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो तीसरे केस के बारे में, तो तीसरा केस में क्या होता है, जब A1 A2 के इक्वल हो, A1 अपॉन में A2 जो होता है B1 अपॉन में B2 के इक्वल हो, मगर वो C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा जो ग्राफ दिखेगा वो पैरेलल दिखेगा। पैरेलल कहने का मतलब कि वो जो होता है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता रहेगा। अब जो कभी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो वो सोल्यूशन देगा ही नहीं, क्योंकि जब भी सोल्यूशन निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको टच या इंटरसेक्ट करता होगा। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, कभी टच नहीं करता है, तो टच नहीं करेगा तो उस केस में जो हमको नो सोल्यूशन मिलेगा। अब आगे क्या है, आगे है इसी का ग्राफिकल एनालिसिस, मतलब कैसे जो होता है वो हम समझेंगे। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करने के दौरान ये एक L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। अब ये लाइन और ये लाइन जो होता है एक पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है तो वहां पर इसका कुछ अपना जो होता है कोऑर्डिनेट आएगा, तो कोऑर्डिनेट आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एक यूनिक सोल्यूशन देगा, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा, केवल यही पॉइंट पे कट करेगा। अब यहाँ तो नहीं कट करेगा क्योंकि ये तो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब वो जो होता है वो इसके बीच का गैप जो होता है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ही नहीं ना टच करेगा ना ऊपर टच करेगा, यानी केवल और केवल एक ही पॉइंट पर जो होता है वो कट कर रहा है। तो इसके पास क्या हो रहा है, एक ही सोल्यूशन देगा, केवल यही पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। नहीं तो कह सकते हैं इसी चीज को दूसरे नाम में यूनिक सोल्यूशन देगा, एकदम यूनिक। अब बात करते हैं दूसरे केस पे, जब कोइंसिडेंट लाइन हो। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, जैसे कि ये एक लाइन था, दूसरा लाइन ये, इसके ऊपर दूसरा लाइन है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर निकाले, इस पॉइंट पर, ये बहुत सारा जो होता है वो पॉइंट से जो होता है वो इस पे बहुत सारा पॉइंट जो होता है इसका और इसका दोनों का जो होता है वो कोइंसाइड हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, यानी मैनी सोल्यूशन। तो वहां पर क्या हो जाता है, तो ये केस हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन का। जब हम पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं तो इसमें ये दोनों लाइन कभी टच नहीं करता, ये दोनों का लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये फिक्स्ड होता है, डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब फिक्स्ड होने की वजह से ये दोनों आपस में टच नहीं करता है। अब टच नहीं किया तो यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, इस केस में नो सोल्यूशन आता है, यानी जब टच नहीं किया तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है। अब अगर बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो होता है वो कोई भी चीज को कैसे जो होता है सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, कहने का मतलब है कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो किसी एक
इक्वेशन से उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके यानी सब्स्टिट्यूट करके हम एक जो वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, चाहे फर्स्ट वाला हो या चाहे सेकंड वाला हो, कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके उसमें से एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेंगे और वो जो वेरिएबल लिए हैं उसको अगर जो इक्वेशन से वो वैल्यू निकाले उस इक्वेशन को छोड़ के जो दूसरा इक्वेशन बच जाता है उसमें पुट करेंगे तो वहां से क्या होता है कि वो हमें एक वैल्यू जो होता है मिल जाएगा। तो उसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 2x प्लस का y इक्वल्स टू हम 7, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और ये 4x माइनस का 3y जो होता है इक्वल्स टू माइनस का 1 अगर इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली क्या करना होता है कि अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम यूज करते हैं, यहाँ से किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ले जाते हैं और वहां से इस चीज को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? नाउ वी यूज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का जो होता है यूज करते हैं तो यहाँ से क्या आता है कि जो 2x प्लस का y इक्वल्स टू 7, यहाँ से क्या कर देते हैं तो y को यह रहने देते हैं और 2x को इधर साइड लेके जाते हैं राइट साइड। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 माइनस का 2x। अब ये क्या y का वैल्यू अब हम क्या करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर भी y दिख रहा है उसके जगह पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो नाउ अब इसको मान लेते हैं क्या थर्ड इक्वेशन। नाउ वी पुट y इक्वल्स टू 7 माइनस का 2x। देखिए जो भी जैसे जिस इक्वेशन से हम इस y का वैल्यू निकाले हैं हमें वो इक्वेशन का यूज नहीं करना है, बल्कि हमें जो अब जो रिमेनिंग इक्वेशन बच गया मतलब जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें उस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, सेम चीज में सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब यहाँ से क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां से क्या मिल जाता है तो वहां से मिलता है कि जो 4x माइनस का 3 और y के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 7 माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो यहाँ से 4x। अब ये इस चीज को जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ ही साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना होगा -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21। अब -3 को -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 6x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब यहाँ से इस चीज को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो राइट साइड अगर लेके जाते तो यहाँ कितना होता है 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और यहाँ पर -21 में अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 21, क्योंकि ये नेगेटिव है ये राइट साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10x का वैल्यू आ गया कितना तो 20। अब इस चीज को क्या करते हैं तो यहाँ देखते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 अपॉन में 10। यहाँ से x का 10 से ये एक जीरो कैंसिल हो गया तो क्या x का वैल्यू आया तो x का वैल्यू आ गया कितना 2 के इक्वल। यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये x इक्वल्स टू 2 को हम क्या करते हैं तो ये थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें y का भी तो वैल्यू चाहिए, सॉल्व करना है तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 इन थर्ड इक्वेशन वी गेट। यहाँ से क्या आ जाता है कि x इक्वल्स टू 2 जब भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू में 2। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस का 4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या आ गया x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से जब सॉल्व करते हैं इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा
अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उस केस में आपको जो मेथड अच्छा लगे, चाहे वो ग्राफिकल मेथड अच्छा लगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगे, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगे, वो चीज को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो। नहीं तो कभी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे किए, तो किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किए, y को हम पुट कर दिए सेकेंड इक्वेशन में, तो वहां से सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा जो फाइनली आंसर आता है वो होता है x=2 और y=3। अब चलते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना ऐसे है कि कोई भी एक वेरिएबल को, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो, किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे तो एक जैसा बनाएंगे, मतलब उसको जो होता है सेम जैसे बनाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी x हो तो x को, या y हो y को, किसी भी एक वेरिएबल को सेम जैसा बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि 2x + y = 7 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, क्वेश्चन पिछले वाला ही जैसा है, सेम क्वेश्चन है, बस मेथड डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये 2x + y = 7 है, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये 4x - 3y = -1, इसको मान लिए सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है कि ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट एक जैसा बना देंगे। जैसा मत इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर y का, जैसे कि इस केस में y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो यहाँ पर चाहे तो इसके कोफिशिएंट को क्या करे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ पर 3 आ जाए, तो पूरे इक्वेशन को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम इसमें साइन चेंज करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस केस में एक वेरिएबल हमारा हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई किए तब। अगर हर केस में जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देता है, कभी कभी यही पॉजिटिव दे देगा, सेम साइन दे देगा, तो उस केस में जो होता है हमें सब्ट्रैक्ट में साइन को चेंज करना होता है। तब यहाँ पर क्या करना होता है कि ये हम y को जो होता है उसके पीछे जो कोफिशिएंट है उसको जो होता है अब हम 3 बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, बोथ साइड, दोनों साइड क्या किए मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2x अब प्लस का y हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ 7 है तो यहाँ 3 × 7, क्योंकि जितना इधर साइड मल्टीप्लाई किया उतना इधर साइड भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6x आ जाएगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3y आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। अब इसके इक्वेशन को मान लेते हैं तीसरा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल रखना है, एक वेरिएबल को हटाना है। तो इसमें दूसरा और तीसरा में क्या एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करेंगे कि ताकि हमें एक वेरिएबल तो कम से कम हट जाए। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ -3y है और यहाँ पे प्लस का 3y है। देखिए दोनों का साइन ऑलरेडी डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो उस केस में हम एडिशन का यूज करते हैं, ताकि जब अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, इसका मतलब तो कुछ कैंसिल ही नहीं होगा, तो फिर वापस हमें 2 वेरिएबल का दिख जाएगा। तो हमें क्या करना होगा इस केस में ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक वेरिएबल हमारा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब बाहर ही चला जाएगा। इसी का मतलब तो वह एलिमिनेट करना, एलिमिनेट कर दो, उस चीज को हटा दो। अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें इस सेकंड को और थर्ड को ऐड करना होगा। तो क्या करते हैं, एडिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब यहाँ से जो क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे
तो जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये माइनस का 3y और प्लस का 3y ये तो हट जाएगा, तो जुड़ेगा क्या 4x और प्लस का 6x। तो 4x और 6x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड भी जोड़ना होगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 21 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी लिख देते हैं जैसे कि ये 21 है और यहाँ पर क्योंकि ऐड किए तो ये ऐड और माइनस का 1 है। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये 10x और इक्वल्स टू 21 माइनस का 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 20। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू जो होता है 20 अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया। पिछले वाले केस में भी x का वैल्यू 2 आया, तो इस केस से भी हमें x का वैल्यू 2 मिल रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों का सेम है इसलिए आंसर जो होता है सेम ही आएगा, चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर वही आएगा। अब x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस x इक्वल्स टू 2 को पुट करते हैं, कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे वो सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में पुट करें या फर्स्ट इक्वेशन में। इस बार जो होता है सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 पुट इन सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू, क्योंकि x के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 8 आ गया, माइनस का 3y आएगा, यहाँ से -1। अब इस -1 को हम इस साइड लेके जाते हैं या इसी चीज को हम इस साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3y। अब इस चीज को 8 को अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 9। अब देखिए y का क्या लिखेंगे, तो माइनस का 9 अपॉन में माइनस का 3, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है एलिमिनेशन मेथड से ये यही आ रहा है। मेथड इसका कैसे हुआ, कैसे सॉल्व हुआ, इसका रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम किए कि कोई भी वेरिएबल को एक जैसा बनाए, ताकि वो हमें दोनों कोई भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम एक जैसा बनाए, ताकि जो हमें उसको जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज तो हमें एलिमिनेट हो जाए, वहां से हट जाए, चाहे वो सब्ट्रैक्टिंग करे तो एलिमिनेट हो जाए या एडिशन करे तो एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर हम उस चीज को 3 से मल्टीप्लाई करके सेम बना दिए। अब सेम बनाने के बाद क्या किए, देखिए जो चीज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, LHS साइड भी और RHS साइड भी। अब RHS साइड अगर दोनों से मल्टीप्लाई किए इसके बाद उसको जो था इक्वेशन फॉर्म किए, इक्वेशन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखना होगा। इसमें देखना क्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3y है और प्लस का 3y, दोनों का साइन क्या होगा डिफरेंट हो गया। अब जब साइन डिफरेंट होगा तो सिंपली हम एडिशन का यूज करेंगे, अगर साइन अगर सेम रहेगा उस केस में हम सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x को सॉल्व किए, x का वैल्यू जो आया 2, अब उस x का वैल्यू जो सॉल्व करके आया है x का वैल्यू 2, उसको हम कोई भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए, वहां से हमारा वैल्यू आ गया y का। अब y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से जो होता है एलिमिनेशन जो होता है काम करता है। यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों केस में वैल्यू जो आंसर आया है वो सेम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।